हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे ना? सही है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी द जिप साइंस पे। दोस्तों, इस चैनल पे मैं बायोलॉजी की बेसिक्स के बारे में बताता हूँ और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स लेकर आ रहा हूँ। तो इस बायोमॉलिक्यूल्स के टॉपिक में हम लोग बेसिक्स देखेंगे कि कार्बन क्या होता है, उसकी वर्सेटैलिटी और बॉन्डिंग क्या है, कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म में पाए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अरे स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूअर्स को आपके लव और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए 2 लाइन मैं उमंग कुमार डेडिकेट करना चाहता हूँ कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं, बस तेरी और मेरी कहानी है। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स 2 वर्ड मिलके बना है। एक बायोलॉजी जो रिलेटेड है किससे? लिविंग थिंग से। मॉलिक्यूल्स रिलेटेड है केमिकल मॉलिक्यूल से। अब ये केमिकल मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजी वो 2 तरह का होता है, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट इज लेसर देन 1000 डाल्टन और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 1000 डाल्टन का होगा। अब अगर कुछ एग्जांपल देखें माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, तो वो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड हो सकता है। मोनो में सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा शुगर का और डाइसैकेराइड में 2 शुगर्स कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। फिर एक अमाइनो एसिड हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स हो सकता है, ठीक है। अब बहुत सारे मोनोसैकेराइड एक दूसरे से मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड बनाएगा। बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिलेंगे तो पेप्टाइड्स बनाएगा या पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, ठीक है। अब जो माइक्रो और मैक्रो है यानी जो केमिकल मॉलिक्यूल है, इसका बेसिस कौन सा हमारा एलिमेंट है, कौन सा हमारा ऐसा मॉलिक्यूल है, तो वो है कार्बन, ठीक है। ये जितना भी आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स डिपेंडेंट है कार्बन पे, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में लगभग 25 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऑर्गेनिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं। जो ऑर्गेनिक होंगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मेजरली प्रेजेंट होगा और ये 99% मास ऑफ अ लिविंग सेल को बनाते हैं। इसके साथ ही साथ सल्फर भी प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस भी होता है, क्लोरीन भी होता है, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी होता है, ठीक है। लेकिन ये सभी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। कार्बन कैसे बनाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैसे बनाता है, तो चलिए हम लोग उसको भी बहुत छोटे बट बहुत बेसिक के तौर पे हम लोग समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कुछ केमिकल एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, और हर एक का ये मॉलिक्यूलर नंबर है 1, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 17, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी केमिकल एलिमेंट जो है वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल के लिए हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, यानी उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। 4 सेल्स होते हैं, S, P, D, F, ठीक है। S में ज़्यादातर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैसे ही D में और F में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन का पीरियोडिक नंबर हमारा क्या है? 1 है, ठीक है।
तो अगर 4 सेल्स की बात करते हैं, S, P, D और F, ठीक है। S में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन इसके पास सिर्फ एक है, तो ये एक ही रहेगा। इसके पास 2 इधर देगा और 4 P को देगा। नाइट्रोजन में देखें 2 होगा, 5 होगा। ऑक्सीजन देखें 2, 6, 2, 8 और 1। यहाँ पे 2, 8 और 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, ठीक है। कार्बन के लिए क्या है कि आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर देता है या 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो दोनों में से क्या प्रीफर करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, बनाना है, ठीक है। नाइट्रोजन का बात करें तो 2 है, 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तब ये क्या होगा, स्टेबल होगा। वैसे ही ऑक्सीजन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 लेगा और ये हमारा 4 लेगा, ठीक है। वैसे ही सोडियम के लिए देखते हैं तो 2, 8 और 1। अब इसको ऑक्टेट पूरा करना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना होगा, ठीक है। तो 7 आदमी को बुलाना और अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो दोनों में ये मैकेनिज्म आसान है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज करते हैं तो हमारे आउटर सेल में फिर कितना बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। मतलब ये स्टेबल हो जाएगा अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेट करता है, ठीक है। फॉस्फोरस का बात करें, यहाँ पे 2, 8 और 5, ठीक है, 2, 8 और 5, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा, तब ये 8 बना लेगा। वैसे ही सल्फर जो है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 8 बनाएगा, और 1 लेगा, 8 बनाएगा। तो इस कारण से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये 4 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास कितना, 3 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे समझिए, कार्बन है 4 बॉन्ड बनाएगा, तब इसका ये ऑक्टेट पूरा होगा। नाइट्रोजन है, ठीक है, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तब ये स्टेबल होगा। ऑक्सीजन का बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम का बात करें तो ये अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, आउटर सेल में, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, दूसरे केमिकल के साथ शेयर कर लिया, तो इसके पास इसकी निगेटिव डेंसिटी कम होने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फॉस्फोरस का बात करें तो यहाँ पे 5 है, वो 3 और लेगा, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा, H3PO4, ये भी हम आगे देखेंगे। सल्फर है तो यहाँ पे 2 लेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H2SO4 में हम लोग ये देख सकते हैं। और क्लोरीन है, यहाँ पे 1 लेगा, तो ये NaCl, ठीक है, Na दिया, Cl ले लिया, ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया और ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म है इन शॉर्ट कि वो कैसे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि बायोलॉजी जो है सिर्फ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है, जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनता है, तो हम लोग कार्बन की रिस्पेक्ट में इसका वर्सेटैलिटी ऑफ बॉन्डिंग आगे देखते हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बनाएगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ कैसा बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसा बनाएगा। क्योंकि कार्बन जो है वो सिंगल, डबल और समहाउ समवेयर ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो चलिए अगले स्लाइड में हम लोग वही देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं
वर्सेटैलिटी ऑफ कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन का बात करें तो एक कार्बन लिए प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। जैसा कि हम लोग देखें कि कार्बन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल। ठीक है, अब क्या करेगा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या फॉर्म करेगा, सी सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, लेकिन जिसमें, एक मिनट, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन का यहाँ होगा और कार्बन का हमारे पास यहाँ होगा, लेकिन अब इसका 3 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है। ठीक है, अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन खाली है तो सेम बॉन्ड, चूंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे तो सेम बॉन्ड, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन, तो ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हमारा कौन सा कंपोनेंट हो गया, CH4 यानी मीथेन। ठीक है, यहाँ एक बात और है कि इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग सिर्फ ऐसे भी लिखते हैं तो ये और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अगर इसके अपोजिट एंड पे कोई भी केमिकल एलिमेंट का सिंबल नहीं है तो मतलब वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना होगा कि अगर कुछ नहीं है तो वहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। जैसे कि मैथ्स में आपको पता है कि अगर हम लोग 6 लिखते हैं तो इसके आगे क्या है कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो मानते ये क्या होगा, +6 होगा। 0 लिखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ +0 नहीं कर सकते हैं, +-0 करना होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 ही होता है। ठीक है, तो ये एक बात है, छोटी सी बात है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि कुछ नहीं है मतलब आप समझिए कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ जो ये बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड हो रहा है वाया शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये याद रखें आप। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, पीरियोडिक नंबर है उसका 8, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, एक, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये कैसे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कुछ नहीं, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे वही 3 बॉन्ड फिर बनेंगे, हाइड्रोजन से बनेंगे या और किसी चीज़ से बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मसला है, मोटिव ये है कि इसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2, ये इलेक्ट्रॉन, ये 4, ये और ये 6, ये और ये 8। तो कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन का बात करें तो इसके पास 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। ठीक है, और किसी से बनाएगा, मान लेते हैं कि H से बनाया तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इसके पास है। तो कोई भी मॉलिक्यूल चाहता है कि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब हम लोग इसी में देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कैसे बनता है। सेम, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन था एक तरफ आ गया। अब इसका क्या हो गया, 2 बॉन्ड बन गया, तो
दो बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, तो दो ही इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास। तो कार्बन का आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, यानी ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह का केमिकल फॉर्मेशंस ये लोग कर सकते हैं। अब कार्बन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन का पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक नंबर होता है 7। ठीक है, अब अगर बोले 2 5, तो वो कितना लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन वो लेगा। आउटर सेल में कितने होंगे, 5 होंगे, 2 3 4 5। ठीक है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन के साथ कैसा ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, C सिंगल बॉन्ड N, ठीक है, N जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आ गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये वाला आ गया। ठीक है, सेम एज कार्बन हमारा फिर 3 बॉन्ड इधर बना लेगा अपने 3 इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस नाइट्रोजन के पास देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास बचा है, 1 2 3 4, ये फिलहाल इसके पास बचा हुआ है। तो अगर काउंट करते हैं तो क्या ऑक्टेट पूरा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 अभी भी घट रहा है इसके पास। तब ये क्या करता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लाइक मान लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आएगा, ये इसके साथ शेयर किया, ये इसके साथ शेयर किया। अब देखते हैं, अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी नाइट्रोजन भी पूरा कर लिया। यानी ये कौन सा हमारा बना, CnH2। ठीक है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ क्या किया, बॉन्ड बनाया। अब हम लोग देखते हैं सेम नाइट्रोजन है। ठीक है, अब इसके साथ 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, C डबल बॉन्ड N। ठीक है, इसके पास क्या बचा, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन, ये अपना 2 बॉन्ड और बना लेगा, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके इस डबल बॉन्ड में यूज़ हो चुके हैं। तो 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट। इस नाइट्रोजन के लिए अगर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन और लेगा, तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो C डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये फॉर्म करता है। तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ ऐसे बनाएगा। अब मेन इंपॉर्टेंट कि सेकेंड कार्बन मॉलिक्यूल जो होगा उसके साथ कैसे बनाएगा। ठीक है, ये कार्बन है, इसके पास भी अपने पास क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सेम एज एक बॉन्ड बन सकता है ये वाला इसके साथ पहला, तो C सिंगल बॉन्ड C, 3 इलेक्ट्रॉन खाली, 3 बॉन्ड बन गया, इधर 3 इलेक्ट्रॉन खाली, 3 बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो दोनों कार्बन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए 2 4 6 8, 2 4 6 8 कंप्लीट। सेम एज ये डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, कुछ नहीं, एक दूसरे दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तब भी 8 कंप्लीट हुआ। ट्रिपल बॉन्ड भी कभी कभी फॉर्म करता है, तो कुछ नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, 3 ये कार्बन और 3 ये कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा। अब अगर C और C मिला, ठीक है,
अगर हाइड्रोजन है तो ये क्या बनाता है, C2H 1 2 3 4 5 6 C2H6। C डबल बॉन्ड C है, दो इधर दो इधर, क्या बनाएगा C2H4। और इसमें अगर देखें तो ये क्या है C2H2। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इथेन, दिस इज कॉल्ड इथाइन एंड सॉरी इथाइल, और दिस इज कॉल्ड द इथीन। ठीक है, ये एक केमिकल बॉन्डिंग का वर्सेटैलिटी है कि कार्बन जो है अलग अलग केमिकल एलिमेंट के साथ बॉन्ड अलग अलग बनाता है। ठीक है, लेकिन सब में कॉमन ये बात है कि वो क्या करता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, और जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयर करता है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी में कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो अमूमन मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, जैसे मिथाइल है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ओके, फॉस्फो एनहाइड्राइड है। तो आइए इसको एक बस उसका एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीन में ये यूज़ होगा तो आपको पता रहेगा कि एक्चुअली ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स विच आर यूज्ड इन बायोलॉजी। दोस्तों, जो सबसे पहला ग्रुप है हमारा वो क्या है, ROH। ठीक है, ROH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, वैसे ही RCHO इसको लिखते कैसे हैं, R बॉन्ड C, और ये पता है कि C के साथ ऑक्सीजन सिंगल भी जा सकता है और डबल भी जा सकता है, और H के साथ सिंगल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि कार्बन का 4 बॉन्ड पूरना चाहिए, अगर वो कंप्लीट होगा तभी वो स्टेबल होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं RCHO। इसका बॉन्ड का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, R1 बॉन्ड C बॉन्ड R2 डबल बॉन्ड O। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये है हमारा कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा कीटोन ग्रुप है। ये है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। इसको कैसे लिखते हैं, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे हर एक केमिकल एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा है, इस R का भी, इस C का देखिए 2 1 2 3 4 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास आपको पता है कि 2 लोन पेयर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है। इसके पास भी 2 लोन पेयर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट है, और हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ठीक है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। ठीक है, इसको कैसे, सिंपल जो आपको अभी बताया हमने, RC 1 2 3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, मिथाइल ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इथाइल ग्रुप। ठीक है, इथाइल ग्रुप कैसे बनेगा, RC ये। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो C2CH3, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R ठीक है, आप यहाँ ऐसे लिखिए, या फिर
ये डबल बॉन्ड अगर इस पोजीशन में है तो इसको आप इधर बदल भी सकते हैं। ये तीनों का तीनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अमाइनो ग्रुप, ठीक है, RNH2, और इसके पास कितना होगा, एक लोन पेयर होगा, तो 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं अमाइडो ग्रुप। कैसे लिख सकते हैं इसको देखिए यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ONH2। इस कार्बन को देखें तो 2 4 6 8 कंप्लीट। नाइट्रोजन को देखें 2 4 6 8 कंप्लीट। हाइड्रोजन को देखें 2 कंप्लीट। ऑक्सीजन को देखें 2 4 6 8 कंप्लीट। ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्वानिडीनो ग्रुप। इसको कैसे लिखेंगे, RNH, ठीक है, C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इस नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इस नाइट्रोजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, और हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट। वैसे इस नाइट्रोजन का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट। ठीक है, तो ये टोटल 10 फंक्शनल ग्रुप्स है। नेक्स्ट 10 फंक्शनल ग्रुप्स भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता है। अब अगर इस स्लाइड में हम लोग देखें तो जो बाकी हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स देख चुके थे उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और अलग है। यहाँ पर इस पूरे कंपाउंड को आप देख सकते हैं जिसका नाम हम लोग जानते हैं क्या है, इमीडाजोल ग्रुप। इमीडाजोल ग्रुप। यहाँ पर देखिए कि एक इस C का 4 बॉन्ड है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, कंप्लीट है। तो यानी अगर इस नाइट्रोजन के पास ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है तो कुछ नहीं करना है। इस तरह का मॉलिक्यूल जब भी दिखे तो कुछ नहीं, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अब क्या हो गया कि 2 4 6 और एक लोन पेयर इसके पास है, ऑक्टेट कंप्लीट। इस ग्रुप का नाम है सल्फ हाइड्रिल। ठीक है, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप। देख सकते हैं कि RSH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 16 होता है पीरियोडिक नंबर। 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर किया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये होगा। इस ग्रुप का नाम है डाइसल्फाइड ग्रुप। सेम एज कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो सबका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस ग्रुप को देखें तो इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिल ग्रुप। फॉस्फोरिल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर देखें तो R1 C डबल बॉन्ड O सिंगल R2, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे देखें तो अब क्या है कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर हो गया, तो कुछ नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे थायो एस्टर ग्रुप। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ईथर ग्रुप।
ये हमारा हो जाएगा एनहाइड्राइड ग्रुप, ये हमारा हो जाएगा मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, क्योंकि एक फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, ये वाला, और ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों मिला के क्या हो गया, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, या हम इसको कह सकते हैं असाइल फॉस्फेट, एसाइल फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फॉस्फो एनहाइड्राइड। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो बायोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं कहीं पे पेप्टाइड्स में यूज़ होगा, कहीं पे न्यूक्लिक एसिड्स में यूज होगा, कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज होगा, तो कहीं पे कार्बोहाइड्रेट्स में भी ये सभी ग्रुप्स यूज होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में आगे बढ़ेंगे, एक एक ग्रुप का यूज़ कहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारे बायोलॉजी में एक ऐसा भी कंपाउंड है जिसमें एक साथ 10 ग्रुप क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड है, यानी एक सिंगल कंपाउंड में 10 ग्रुप है। तो चलिए हम लोग उसको भी बहुत जल्दी देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें 9 फंक्शनल ग्रुप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, बॉन्डिंग सबसे पहले समझ लीजिए, CH3 COS, CH2 CH2, NH CO, CH2 CH2, NH CO, CH OH, C CH3 CH3, CH2O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल O, P डबल बॉन्ड O, सिंगल O। इस दोनों P के ऊपर क्या है, O माइनस। ठीक है, स्टेबल फॉर्म है। CH2, देन यहाँ पे एक रिंग आएगा, फिर यहाँ पे एक ग्रुप आएगा, और इस कार्बन से फिर यहाँ पे एक ग्रुप जा रहा है और अमाइनो ग्रुप। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं कौन कौन सा ग्रुप है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, थायो एस्टर। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्रुप है, अमीडो ग्रुप, ये भी और ये भी, CONH, CONH। ये कौन सा ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप होगा, मिथाइल ग्रुप, ये भी और ये भी। ये हमारा कौन सा होगा, फॉस्फो एनहाइड्राइड ग्रुप। ये हमारा कौन सा ग्रुप है, फॉस्फोरिल ग्रुप। ये हमारा हो जाएगा इमीडाजोल ग्रुप। और ये हमारा कौन सा है, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, तो देख सकते हैं थायोएस्टर, अमाइडो या अमीडो, हाइड्रोक्सिल, मिथाइल, फॉस्फोरिल, फॉस्फोएनहाइड्राइड, इमिडाजोल, और ये अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये इतने ग्रुप्स एक केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब इसका नाम क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जो भी पाथवेज होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो हमारा क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, इनमें इसका बहुत बड़ा रोल है इस कंपाउंड का। तो इसका नाम हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल को इंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल को इंजाइम ए, या फिर इसको इन शॉर्ट अगर लिखें, एसिटाइल कोए। ठीक है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बराबर है। तो दोस्तों,
आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? कार्बन, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, कार्बन की वर्सेटैलिटी ऑफ बॉन्डिंग और वो कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, खुद के साथ और दूसरे केमिकल एलिमेंट के साथ, और साथ ही साथ ऐसे 20 फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने देखा जो हमारे मेटाबॉलिज्म में पाया जाता है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लाइक एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस एग्जाम्पल में 9 फंक्शनल ग्रुप, ओ माय गॉड, 9 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे पाथवेज, ग्लाइकोलाइसिस देन क्रेब्स साइकिल के बीच में। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोगों ने इतना ही रखा, अगले वीडियो में और डिटेल्स देखेंगे। तो तब तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अपना लव और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।